स्क्रीन से आपको नजर आ रही है? यस सर, नजर आ रही है। अच्छा, सियाज का सर फ्री की नॉलेज का कहाँ मिलती है, और मिलती है तो क्यों उसे बिल्कुल जो इल्म है ना, नॉलेज है, वो जहाँ से मिले ले लो। वो कहते हैं ना, इल्म जो है ना एक खजाना है, तो जहाँ से मिले ले लो। कोई भी आपको सिखाने वाला हो, चाहे उस, हाँ कौन? हेलो, आवाज आ रही सबको? यस सर, यस सर। ज़ारा वालेकुम सलाम। और मेरे आगे थे भाई, आगे थे, उनको मैंने कहा कि मैं क्लास ले लूँ, बाद में बात करता हूँ। अच्छा ठीक है। अनिश वालेकुम सलाम। ज़ारा आज लेट हो रही है, लेट ना आया करो ज़ारा, 5 मिनट पहले आगे करो। और आप जो रेगुलर स्टूडेंट हो, आप तो 5 मिनट पहले आगे करो। जो न्यू है, चलो अनिश आज न्यू है। ज़ारा सर यही होते नहीं, अनिश आज न्यू आया है। इस तरह न्यू आता तो आप जो रेगुलर हैं जल्दी आगे करो, 5 मिनट पहले आया करो। चलो कोई बात नहीं, जरा खैर है। अच्छा, आज हमारा है ना CSS हमने स्टार्ट करनी है। अनिश ये सर नहीं है। हाँ अनिश कोई बात नहीं मैं आपको बताता हूँ सारी चीज। अच्छा, हमने ना HTML जो है वो आपने स्टार्ट की थी, तो HTML हमने कर दी एंड। ये नहीं कि HTML खत्म होगी हमारे 5 लेक्चर्स के बाद। HTML अभी बहुत पड़ी है, ये बहुत वसी गेम है, लेकिन जितनी हमें जरूरत थी उतनी हमने कर ली है। बाकी हम बाय द टाइम सीखते जाएंगे जितनी हमें साथ साथ जरूरत होगी। अच्छा, अब जो है न्यू, सबसे पहले आपने ये जो लास्ट वाली जितनी भी मीटिंग्स है ना, ये मेरा चैनल है, इस पे आपने आ जाना। बल्कि हमारा चैनल है, अब हम सब इकट्ठे हैं तो हमारा चैनल है क्रिएटिव बाबर। वहाँ लिखेंगे डायरेक्ट मेरा ही यानी आएगा चैनल फर्स्ट, उस पर क्लिक करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। HTML CSS लेक्चर्स लाइव ऑन जूम, जो न्यू है आपने ये सुनने हैं, तब आपको जो लास्ट वाली क्लास है उनकी समझ आ जाएगी अच्छी तरह से। फिर आप CSS जो है वो स्टार्ट करना आसान हो जाएगी। तो ये हमारे CSS के भी लेक्चर्स पड़े हैं, ये आप जो सारे हैं, ये आपने ये वाली प्लेलिस्ट भी देखनी है, मैं आपको सारा सिखाऊंगा भी सही। तो हमने आपने ना जल्दी जल्दी इन चीज़ों को ख़त्म करें, ये CSS की ये वाली प्लेलिस्ट है, ये वाली प्लेलिस्ट है, इसे ख़त्म करें, फिर हम प्रोजेक्ट बिल्डिंग की तरफ जाएं। बेसिक सेंटेंस में हमने सार नहीं पाना ज़्यादा, हमने प्रोजेक्ट ज़्यादा करने हैं। क्लासमेट्स लर्न मोर डीप नॉलेज अबाउट HTML फ्रॉम W3 स्कूल। तो यार अभी इनको नहीं पता चलना W3 स्कूल का। W3 स्कूल वो है टेक्स्ट ओरिएंटेड होता है। जब आप एक लेवल पे चले जाते हो ना, जब आपको कोड पढ़ना आ जाए, उसके बाद W3 स्कूल से आप ये ना लर्निंग करें। अभी से W3 स्कूल से आप देख के आपको क्या पता चलेगा कि H1 किस लिए यूज हो रहा है, ना आपको इतनी ज्यादा इस तरह से गाइड यानी मिलेगी। एक बोल के बताना, अगर यही मैं आऊँ ना, यानी कैमरा ओपन करके आऊँ आपके सामने, तो आपको और जल्दी समझ आएगी। लेकिन अभी मैं कैमरा ओपन करके नहीं आ रहा, इंशाल्लाह जल्दी हम कैमरे के पे भी आएंगे 1-2 वीक में। तब जो यानी जब हमारी मीटिंग्स होगी तब अब कैमरा में आएंगे। अभी थोड़ा बंदा अनकंफर्टेबल फील करता है, तो जब कैमरा में आऊंगा तब आपको और समझ आएगी। अब ऑडियो में बोल रहा हूँ तो अब आपको टेक्स्ट से जल्दी समझ आएगी, तो मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ। हालांकि फ्री रिसोर्सेज मैंने कहा इतने हैं, आप मुझे HTML की बुक को, CSS की बुक को अभी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो इसकी चीज ना ले आप अभी, बाकी रिसोर्सेज को सारे को छोड़ दे कि फलां से सीखो फलां से सीखो। जो मेरे पास सीख रहे मुझसे सीखो। अगर W3 स्कूल से अच्छा सीख सकते तो आप एक दफा उसे विजिट कर लो, अगर किसी को वहां उसकी अच्छी समझ आती है तो वहां से सीखो। मेरा बेसिक जो मकसद है वो आप लोगों को सिखाना, आप किसी से मर्जी सीखो, बस सीखो सही। लेकिन मुझे पता है कि मैंने जिस तरह से आपको सिखाना है उस तरह से आपको W3 स्कूल वालों ने नहीं सिखाना, क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस देना है, अपनी जो प्रैक्टिस है वो देनी है, वो उन्होंने नहीं देनी। उन्होंने सिंपल टेक्स्ट देना है, वो आपको प्रोजेक्ट बिल्डिंग नहीं सिखाएंगे। उन्हें सर आपको क्वेश्चन भी नहीं कर सकते वहां पे? आप वही वही कह रहा हूँ ना, तो आप वहां से सवाल नहीं पूछ सकते। एक सवाल पूछोगे आपको 2 महीने के बाद रिजल्ट मिलेगा उसका। हाँ बिल्कुल फैसल भाई, ये बुक से नहीं आती चीज, ये प्रैक्टिस से आती है। प्रैक्टिस होगी या बंदा जो प्रोफेशनल है वो पढ़ाने वाला हो, तो उस चीज से समझ आती है। हमने भी ये दूसरे तीसरे साल से मैं भी इसमें लगा हूँ, मुझे भी इसके सारे पेज दाव का पता है। रिसोर्सेज इसको चाहिए इतने दे सकता हूँ कि आप कहेंगे कि सर इतने हम सीखे कहाँ से, उसमें से आपके पास चॉइस आ जाएगी। लेकिन जो आपके लिए बेस्ट है मैं वो कर रहा हूँ, तो आप भी इसी को अभी ना सपोर्ट करें। अच्छा, अब ना
CSS बाबर आपने भाई, सीखी क्यों है? अच्छा हमारे पास थोड़ा सा टाइम स्टार्ट करें। अब आप ऐसा करें, अब आपने किसी बंदे ने सवाल नहीं करना, या मैं आपको मौका दूंगा तब आपने सवाल करना है, तो उससे पहले किसी के चैट में ना सवाल ना आए, तब बंदा ना थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यश फिर आपसे मैं बात करता हूँ इस मौके पर। अच्छा सबसे पहले वाई व्हाट शुड कैन डू विद CSS, CSS के जरिए हम क्या कर सकते हैं। ये जो न्यू है CSS के जरिए हम, ये आप पहले वाली ना सबसे पहले लाइन पढ़ेंगे, यू कैन इजिली अप्लाई सेम स्टाइल रूल ऑन मल्टीपल एलिमेंट्स। हमने एक स्टाइल लिखा तो हमें वो सेम स्टाइल जो एक और एलिमेंट पे चाहिए तो हम सेम उस स्टाइल को दूसरे पे अप्लाई कर लेंगे। आसिफ भाई, आसिफ हमजा कैमरा यार क्लोज रखो, या कैमरे में आना तो फिर हम सारे कैमरे में आएंगे। अच्छा उसके बाद ना यू कैन कंट्रोल प्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीपल पेजेस ऑन ऑफ अ वेबसाइट विद अ सिंगल स्टाइल शीट। आप एक स्टाइल शीट पर सारे पेजेस का स्टाइल लिख सकते हो, हर पेज को उस स्टाइल शीट के साथ लिंक करेंगे और सेम स्टाइल यानी स्टाइलिंग जो उस पर लिख दोगे। यू कैन प्रेजेंट द सेम पेज डिफरेंटली ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। इसका क्या मतलब है कि आप एक ही पेज को डिफरेंट डिवाइसेस, मतलब आपका पेज वेबसाइट पे और तरह से नजर आ रहा होगा, जो टैब्स हैं टैबलेट्स हैं उन पे और तरीके से नजर आ रहा होगा, कोड भी वही होगा, टेक्स्ट भी वही शो रहा, लेकिन CSS की मदद से उसका डिजाइन चेंज हो जाएगा। और जब छोटी डिवाइस पे आएगा, मोबाइल वगैरह पे आएगा, तो उसका जो स्टाइल है वो और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। उसे कहते हैं हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। रिस्पॉन्सिव एक होती है मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट, एक होती है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। मोबाइल फ्रेंडली का मतलब होता है जो मोबाइल पे लोड हो जाए, और रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है जो मोबाइल के लिए ही बनी हो। तो हम एक ही वेबसाइट बनाएंगे, वो मोबाइल पे भी अच्छी तरह से लोड होगी, यानी जिस तरह से मोबाइल एप्स काम करती है ना, उससे बेहतरीन लुक देगी। मोबाइल ऐप के लिए भी काम करेगी, टैबलेट पे भी काम करेगी, और वही सेम वेबसाइट डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी काम करेगी। यू कैन पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन अ वेब पेज विदाउट चेंजिंग द मार्कअप। किसी भी और कोड लिखे बगैर एक ही एलिमेंट को हम उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। वहां इंशाल्लाह जब CSS की पोजीशन वाले लेक्चर्स में आएंगे तब आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यू कैन लेटर द डिस्प्ले एग्जिस्टिंग HTML पेज। उसके बाद यू कैन ट्रांसफर एलिमेंट्स लाइक स्केल रूटेड। आप किसी भी तरह से कोई भी शेप जो है HTML CSS की मदद से बना सकते हो, कोई भी शेप आप बना सकते हो। 2D बनाना चाहे 3D बनाना चाहे सारी बन सकती हैं। 2D 3D एनिमेशन जो है वो भी हम बनाना सीखेंगे। यू कैन क्रिएट एनिमेशन एंड ट्रांजिशन इफेक्ट विदाउट यूजिंग एनी जावास्क्रिप्ट। पहले जो है ना जब हम एनिमेशन बनाते थे उसके लिए जावास्क्रिप्ट का लॉट ऑफ कोड लिखना पड़ता था, अब उससे जान छूटी हुई है। CSS में ही इतना कुछ आ गया, अब CSS 3 है तो उसमें इतना कुछ आ गया कि आपको जावास्क्रिप्ट एनिमेशन के लिए सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे जावास्क्रिप्ट की जरूरत होगी वहां पे बिल्कुल CSS काम नहीं करेगी, लेकिन एनिमेशन वगैरह के लिए जावास्क्रिप्ट अब गया। अब CSS 3 ही बहुत यानी ऊपर लेवल की चली गई है। उसके बाद एडवांटेज ऑफ यूजिंग CSS का फायदा क्या है? द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ CSS इज दैट अलाउ टू सेपरेशन ऑफ स्टाइल एंड लेआउट्स फ्रॉम द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। कि स्टाइल जो हम एक अलग पेज में लिखेंगे और जो उसकी लेआउट्स होंगी वो एक में होंगी। व्हाई ऑन शुड स्टार्ट यूजिंग CSS, कि हमें CSS ही क्यों यूज करनी है? इसका फायदा क्या है? CSS सेव लॉट्स ऑफ टाइम, इससे जरिए हमारा टाइम बचता है। इजी मेंटेनेंस, इसको यानी मेंटेन करना बहुत आसान होता है। उसके बाद पेज लोड फास्टर, पेज जल्दी लोड होते हैं। उसके बाद सुपीरियर स्टाइल टू HTML को जो वेब पेज है उन्हें अपनी मर्जी से खूबसूरत डिजाइन दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी, के बहुत सी डिवाइस पे हम उसे चला सकते हैं, जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। ये था इसका ओवरव्यू, क्यों हमें CSS सीखनी चाहिए। तो अब हम CSS में सबसे पहले क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कि हमने इसका जो सिंटैक्स है उसे किस तरह से लिखना है। CSS आके लिखने के लिए कोई ना कोई उसका सिंटैक्स तो होगा ना, तो सबसे पहले हम उसका सीखेंगे सिंटैक्स, कि CSS का सिंटैक्स किस तरह से लिखेंगे। तो मैं इसको अब कर रहा हूँ डिलीट इस पेज को। तो ये हमारे पास आ गया एक वेब पेज। अब इसको मैं एक दफा खत्म कर रहा हूँ, आपको मैं स्टार्ट से बताता हूँ। जब भी आपने अब आप मेक श्योर जो मैंने आपको प्लगइन्स बताए हुए हैं वो सारे आपके इंस्टॉल हों, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे वो सारे आपके इंस्टॉल हों। उसके बाद जिस तरह से मैं कोड कर रहा हूँ उसी तरह से आप कोड कर सकेंगे, नहीं तो आपको ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा।
अच्छा, उसके बाद हम सबसे पहले HTML का कोड लिखेंगे, HTML डबल कॉलन और 5 और टैब प्रेस कर दिया। ये हमारा बेसिक HTML का कोड आ गया। टाइटल में लिख दूंगा क्रिएटिव बाबर, जो कि हमारे यानी पेज का भी है, चैनल का भी, वेबसाइट सब का नाम है। तो इसके नीचे हम एक लगाएंगे, एक हम हेडिंग लगा देते हैं। ये हमने एक हेडिंग लगा दी, उसमें लिख दिया दिस इज आवर क्लास। तो ये हमने एक दे दिया। अब CSS में आया और CSS के फोल्डर में ये मैंने एक फाइल बनाई हुई है style.css, इसको ओपन किया। इसमें जितना भी ये पहले सारा कोड लिखा, ये सारे को मैंने किया डिलीट और इसे Ctrl+S कर दिया, ये सेव हो गया। अच्छा, जब आप यूज करेंगे ना सबलाइम, ये आपसे बार बार कहेगा कि इसे परचेज करो, इसे नहीं करना बार बार, मतलब जब भी आप इस्तेमाल करेंगे एक आध बार आ जाएगा, तो आपने बिल्कुल इसे परचेज नहीं करना, यहाँ से काट देना है, बस सिंपली इतना ही करे होगा। अच्छा, उसके बाद आपने जो CSS की फाइल है उसे लिंक करना है। तो मेटा टैग जो है उनके नीचे आपने जब भी CSS की फाइल्स को लिंक करना है, तो आपकी वो मेटा टैग के नीचे यानी हेड टैग में होनी चाहिए आपकी, वो जो हेड टैग है उसमें होनी चाहिए। चाहे आप हेड टैग में जिस जगह पे मर्जी कर दो, मैं या नीचे कर दूं या ऊपर कर दूं, इसका नहीं मसला, लेकिन आपका हेड टैग के अंदर जो है CSS की फाइल लिंक होगी। नीचे करेंगे तो वो लिंक नहीं होगी। तो मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, तो इसे करने के लिए LIN के लिंक और मैं टैब प्रेस कर दूंगा, तो ये पूरा जो उसका कोड लिख देगा। उसके बाद फोल्डर स्ट्रक्चर हमारा आ जाएगा। अगर आपने मेरे वाले जितने अस्सलाम वालेकुम सर। वो इंस्टॉल किए हुए होंगे, फिर जिसको नहीं पता वो लास्ट वाली वीडियो देखे, और एक सबलाइम टेक्स्ट एडिटर वाली वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, वो आपने देख के वो सारे प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेने हैं। ये फोल्डर स्ट्रक्चर आ गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कौन? क्लास कब से स्टार्ट है? क्लास हमारी हो गया, तो 1 वीक से ज्यादा हो गया। जी सर, ठीक है, थैंक यू। कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास लिंक आ गया स्टाइल शीट का। अब HREF में ऑटोमेटिकली ये फोल्डर गेट कर लेगा। आपने हमेशा फास्ट कोडिंग करनी है, कभी भी स्लो कोडिंग नहीं करनी। अपने आप को ये नहीं शो करना कि मैं हर चीज स्क्रैच से बना लेता हूँ। जितना हो फास्ट कोडिंग, यानी स्मार्ट बनना है आपने, ना कि आपने लेजी बनना है और अपने आप को शो करवाना कि मैं बहुत बड़ा जो है ना वो डेवलपर हूँ। फास्ट, और जितना आप क्लेवर हो सकते हैं इसमें उतनी आपने क्लेवरनेस लेकर आनी है। तो वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से वो आपको आएगी। फास्ट कोडिंग किस तरह से करनी है, आपने ट्रिक्स किस तरह से लगानी है, कोड को रीयूज किस तरह से करना है। एक ही कोड आपने दोबारा वेबसाइट में जब लिखना तो आपने फिर शुरू से स्टार्ट नहीं कर देना, पहले से जो लिखा होगा उसी को कॉपी पेस्ट कर लेना है। वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करना है। अच्छा, उसके बाद CSS के फोल्डर में आ गया। CSS में हमारी फाइल पड़ी है style.css। जब भी हम CSS की फाइल यूज करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन होती है .css, उससे पहले आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास style.css। अब CSS की फाइल हमने चेक किस तरह से करनी है कि लिंक हुई है, उसी स्टाइल में आना है और आपने सिंपली लिख देना है बॉडी, और इसको हमने दे देना बैकग्राउंड, मैं इसे दे रहा हूँ रेड। और HTML इसे कंट्रोल सेव लाजमी करना है, कंट्रोल एस से मोहब्बत कर लो। आपने जो भी छोटी सी भी चेंजिंग करनी है कंट्रोल S साथ में ही, क्योंकि हमारे पास जो लाइट वगैरह का भी इशू रहता है। तो ये ना हो कि आपने इतना सारा कोड लिखा हो और सेव करना भूल गए हो, लाइट चली जाओ, सारा कोड आपका जाया। इसे मैं ब्राउजर में ओपन करूंगा, ये हमारा जो पेज है उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो रहा है ना, इसका मतलब है CSS की फाइल हमारे पास सक्सेसफुली लिंक हो गई है। तो अब इसको मैं कर रहा हूं खत्म यहां से। अब हम देखेंगे कि CSS का सिंटैक्स क्या है। CSS का जब हम सिंटैक्स यूज करते हैं, इसमें सबसे पहले आता है सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या होता है? जब भी हम ये एक वेबसाइट हम ओपन करते हैं, कोई हम यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से हम लिख देते हैं, ये हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है। तो जब हम इसके ऊपर ये माउस कर रहे हैं, ये देखें ब्लू हो रहा है, इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ये देखें इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका कलर जो चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो रहा है, इसे कहते हैं सिलेक्ट करना। तो अब हमने CSS में किस तरह से सिलेक्ट करनी है, हमने एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है। अब हमने करना है H1 को सिलेक्ट, उसके लिए मैं यहाँ पे आऊंगा H1 लिखूंगा, उसके बाद करली ब्रैकेट्स। अब H1 क्या है? हमारा सिलेक्टर। उसके बाद इसमें पहली जो होती है प्रॉपर्टी। अब मैं इसमें पहले यूज करने वाला हूँ कलर। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और सारा काम ही प्रॉपर्टीज का है, कलर। और उसके बाद इसकी वैल्यू, मैं इसे अब वैल्यू दे रहा हूं ग्रीन। तो इसमें क्या है, ये H1 जो है ये है हमारा सिलेक्टर, कलर और ये ग्रीन, यहां तक ये हमारी है वजाहत, इसे कहते हैं डिक्लेरेशन। इसे कहते हैं डिक्लेरेशन कलर और ग्रीन तक, कि हमने एक जो एलिमेंट उसको उसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमने डिक्लेयर कर दी है। उसके बाद आपने एक
खूबसूरत स्टाइलिंग आपने हमेशा से करनी है, ये और ये यहाँ पे आप सारी CSS एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने हर प्रॉपर्टी को अलग लाइन पे लिखना है। अब इसको हम चेक करते हैं कि हमारे पास काम कर रहा है कि नहीं। ये देखिए, अब जो S1 है उसकी जो है स्टाइल यानी उसका जो कलर है वो हो गया हमारे पास रेड। तो ये हमारे पास था यानी पहली प्रॉपर्टी CSS की कलर। उसके बाद हमारे पास आते हैं CSS के सिलेक्टर्स। इसमें मैं आपको सिर्फ चंद एक बताऊंगा जो अभी हमारे लिए जरूरी होंगे, लेकिन CSS सिलेक्टर्स की मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है मैं आज ही बना दूं इस लेक्चर के एंड होने के बाद ही मैं बना दूं या कल बना दूंगा CSS के सिलेक्टर्स। वो जितने भी CSS के सिलेक्टर्स हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा। वो बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट है, अभी मैं शुरू हो गया तो वो हमारी 11-12 बजे तक बात चली जानी है। तो आपके बीच में सवाल भी होते हैं तो बंदा फिर उनको जवाब देते देते ना तो फिर बात बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा CSS सिलेक्टर्स की, और वो आपने वीडियो देखनी है। मैं उसमें सारी चीज एक्सप्लेन कर दूंगा, आप 2-3 बार देखोगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। अभी स्टार्ट कर दिया वो 2 घंटे से ऊपर चली जानी है। तो फिर आपका जो उसके रिलेटेड सवाल होगा वो आप नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें पूछ लीजिएगा, जिस दिन मैं वो अपलोड करूंगा। हो सकता है आज ही कर दूं, नहीं तो इंशाल्लाह सुबह में कर दूंगा ये CSS के सिलेक्टर्स की। अच्छा, CSS में सबसे पहले हम यूज करते हैं एक हमारे पास होता है क्लास एट्रीब्यूट। जो स्टार्ट वाले लोग हैं उन्हें तो मैंने बताया है कि किस तरह से हमने ये क्लास किसी को देनी है, किस तरह से हमने ID देनी है। तो इसमें एक हमारे पास सिलेक्टर होता है, वो होता है ऑल। जब हमने सारे जो है ना जो सिलेक्टर्स हैं सारे टैग्स को सिलेक्ट करना है, उसके लिए हमारे पास होता है स्टार मार्क। स्टार का मतलब है सारे टैग्स, और यहाँ पर जितने भी टैग्स हैं उनको हमने एक अगर स्पेसिफिक स्टाइल देना है तो इसमें हम लिखते हैं मार्जिन 0, पैडिंग हमारे पास 0 हो गई। बॉक्स साइजिंग हमारे पास आ गया बॉर्डर बॉक्स, ये हम इसमें लिखते हैं। लेकिन आप इसमें कोई भी स्टाइल लिख सकते हैं, लेकिन लिखना इतना की होता है क्योंकि हर एलिमेंट को हमने अलग से स्टाइल करना। अब इसे हमने चेक किस तरह से करना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं। हम यहाँ पे लगा देते हैं कोई भी यानी हेडिंग्स लगा देते हैं। यहाँ पे मैं आया और इसी को मैं करूँगा डुप्लीकेट। अच्छा, पहले हम जब यूज करते थे नोटपैड प्लस प्लस तो वहां पर हम करते थे Ctrl+D और डुप्लीकेट हो जाता था। अब आपने करना है Ctrl+Shift+D, Ctrl+Shift और D। आपने 3 बटन प्रेस, पहले Ctrl फिर Shift और फिर D, तो आपका एलिमेंट जो डुप्लीकेट हो जाएगा। अब मैं इसको जो है वो H2 कर दिया और इसको मैं H3 कर दिया। तो ये हमारे पास 3 मुख्तलिफ किस्म की हेडिंग्स लग गई। अब ये हमारे पास हेडिंग्स आ रही हैं। अब स्टार मार्क आपको बता रहा हूँ। अब मैं स्टार मार्क में लिखता हूँ कि ये जितने भी है ना एलिमेंट्स उनका जो कलर है वो हो जाए रेड। अगर तो ये सारे सब का कलर हो गया रेड तो इसका मतलब है कि ये ऑल सिलेक्टर काम कर रहा है। ये अब सब का हो गया। इसका मतलब स्टार मार्क का मतलब है सारे टैग्स, इसमें जितने भी होंगे, कोई div होगा, एलिमेंट होगा, आई का टैग होगा, जितने भी होंगे ये सब के सब उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है एलिमेंट टाइप सिलेक्ट। जब भी हमने किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, एलिमेंट क्या होता है, ये टैग, इसको टैग भी कहते हैं, इसको एलिमेंट भी कहते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे P यूज करूंगा, P एलिमेंट, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेक्स्ट डाल दूंगा। अब देखिए ऑटोमेटिकली किस तरह से टेक्स्ट ऐड आपने करना है। यहाँ पे आपने लिखना है लोरम, LOREM, लोरम लिख के आपने टैब प्रेस करना है तो ऑटोमेटिकली एक छोटा सा पैराग्राफ डाल देगा। या जिस तरह से हमने जब भी कोई डमी टेक्स्ट ऐड करना होता है उसके लिए। तो अब हम ये P का टैग यूज करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा एलिमेंट सिलेक्ट हो गया। उसके बाद करली ब्रैकेट्स और ये इंटर अलग लाइन आ गई, तो इसको हम दे देंगे कलर ब्लू, ये हम उसे दे देंगे कलर। तो यह पैराग्राफ जो हमारे पास आ गया उसका कलर हो गया ब्लू। तो अब हमको पता चल गया कि हमें जो एलिमेंट है उसे किस तरह से सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ID सिलेक्टर। तो ID सिलेक्टर के लिए मैं इसी को यहाँ से करूंगा कॉपी और नीचे कर दूंगा पेस्ट, और इसे मैं यहाँ पे एक दे रहा हूँ ID। हम टाइम बचाएंगे। यहाँ पे ID में दे देता हूँ पैरा, दे देता हूँ पैरा। तो अब ID को यहाँ से कॉपी किया। जब हमने किसी ID को स्टाइल करना है तो उसके लिए हम हैश और ये ID, ये हमारी ID सिलेक्ट हो गई, ID सिलेक्टर।
उसके बाद करली ब्रैकेट, और इसको मैं कलर दे देता हूं रेड। तो ये देखिए हमारे पास जो दूसरा पैराग्राफ है उसका कलर आ रहा है रेड। अगर मैं इसको यहां से ना खत्म कर दूंगा बिलफर, मैं इसकी आईडी सिलेक्ट नहीं करूंगा, तो इसका भी कलर ब्लू हो गया। क्यों? क्योंकि हमने एलिमेंट को सिलेक्ट किया, ये पी का टैग है और ये भी पी का टैग है, तो इसने दोनों को स्टाइल कर दिया। लेकिन जब मैं इसको एक आईडी दे दूंगा और यहाँ पे स्पेसिफिक कर दूंगा कि फलां जो आईडी है, यानी पैरा आईडी, उसका जो कलर है ना वो हो जाए रेड। अब इसमें आईडी किसकी है? वो है पी के टैग की, तो पी का टैग जो है वो इसको पिक कर लेगा, तो उसका कलर हो जाएगा रेड। ये हमारे पास हो गया। और इसके बाद हमारे पास होता है क्लास सिलेक्टर, और यहाँ पे अब आईडी है तो यहाँ मैं कर दूंगा क्लास। जो स्पेलिंग है वो आपने स्मॉल रखने हमेशा, स्मॉल। और ये हमारे पास क्लास भी हम दे रहे हैं पैरा। जब हमने क्लास को सिलेक्ट करना है तो सिंपली इसी को मैं कर दूंगा डुप्लीकेट, और जब हमने क्लास को सिलेक्ट करना है तो हैश की जगह हमने यूज करना है डॉट। और मीटिंग विल एंड, हो सकता है हमारी जो मीटिंग है ना वो 10 मिनट में एंड हो जाए, वो हमारा टाइमर जो है ना वो चल गया है, तो मे बी हमने 10 मिनट में इससे कवर अप करना है। अब हमारे पास क्लास सिलेक्टर हो गया, तो क्लास में अब जब हमने क्लास को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हम इसको कलर दे देते हैं ग्रीन। तो ये देखें, ये हमारे पास 3 ही पैराग्राफ है, तीनों का हमने लिया, एक को आईडी दी। अब आपको पता चल गया कि आईडी को किस तरह से स्टाइल करना है, जब हमने किसी को क्लास देनी है तो क्लास को किस तरह से स्टाइल करना है, और मुकम्मल जो टैग है उसको किस तरह से स्टाइल करना है। उसके बाद हम लास्ट जो है वो कवर करते हैं, क्योंकि हमारा टाइम भी थोड़ा रह गया है। तो जो बाकी जो है वो आपको बता दूंगा, इसकी टेंशन न लें। जितने भी सिलेक्टर हैं वो सारे हम यूज करेंगे, लेकिन अभी मैं एक आपको लास्ट बताऊंगा। उसमें हम यूज करेंगे यूएल का टैग, और उसके अंदर मुझे चाहिए एल का टैग, और उसके अंदर मुझे एल का टैग हम ले लेते हैं 3 एल ले लेते हैं, और उसके अंदर मुझे चाहिए ए का टैग, और एक टैग के अंदर मुझे टेक्स्ट को चाहिए आइटम, और नंबर वाइज हो जाए। तो ये हमारे पास इतना लिख के आ गया। तो अब मैं सबसे पहले जो है ना सिलेक्ट करूंगा एलिमेंट को। एलिमेंट इसका कौन सा है? यूएल। तो यहाँ पे मैं इसको करूंगा यूएल को सिलेक्ट। जब भी आपने एलिमेंट को सिलेक्ट करना, ना आपने डॉट लगानी ना आपने हैश लगाना है। तो मैं कहूंगा जो हमारा है यूएल है उसके अंदर जितनी भी एल आईज हैं उनको, अब जितनी एल आई है उनको स्टाइल कर रहा हूँ उनको। अब पहले ना देखते हैं कि हमारे पास शो किस तरह से हो रहा है। हमारे पास इस तरह से लिस्ट शो हो रही है। अब मैं कह रहा हूँ कि यूएल के अंदर जितनी भी एल आईज हैं उनको जो फ्लॉट है ना वो कर दो लेफ्ट। तो ये देखिए एक लेफ्ट में शो होने लग गई, इनका अब जो फ्लॉट है वो हो गया लेफ्ट। और अब मैं इनमें एक पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग मैंने इसको दे दी 30 पिक्सल। ये 30 पिक्सल आपने नहीं, जो भी अभी आपने प्रैक्टिस करनी है सिर्फ सिलेक्टर यूज कर रहे हैं। ये हमारे पास पैडिंग दिया आगे, अब अलग-अलग से हमारे पास शो हो रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो यूएल है, एल आई ये नीचे, और ये जो यूएल है उसके अंदर जो एल आई है, और एल आई के अंदर जो ए टैग है उसको स्टाइल करो। अब उसको मैं एक स्पेसिफिक कलर दे रहा हूँ। कलर मैं उसे दे देता हूँ, कौन सा दे? ब्लैक दे देते हैं। ये ब्लैक का कोड है 111। और ये देखें अब ये जो है ये वाला हमारे पास हो गया सिलेक्ट। अब आपको पता चल गया कि टैग के अंदर कुछ टैग हो उसे किस तरह से सिलेक्ट करना है, और उसके अंदर कोई टैग हो उसे किस तरह से सिलेक्ट करना है। अब फर्ज करें कि यहाँ पे यूएल है। अब मैं जितनी भी एल आईज हैं, एल आई को मैं देता हूँ क्लास। तो यहाँ पे स्पेस दूंगा, और यहाँ पे इकट्ठी साहब को एक क्लास दे देता हूँ। क्लास में दे देता हूँ लिस्ट आइटम। तो ये मैं इनको एक दे देता हूँ क्लास सबको। तो यहाँ से अब मैं कहता हूँ कि मैं एल आई को डायरेक्ट सिलेक्ट ना करूँ, मैं यूएल अंदर के जो है ना क्लासें हैं एल आई की वो सिलेक्ट करूँ। उसे स्टाइल करने के 2 तरीके हैं। या तो आप यहाँ से क्लास कॉपी करो और एल आई की जगह जो है ना डॉट लिस्ट आइटम लगा दो। इसका मतलब होगा कि यूएल के अंदर जितने भी डॉट लिस्ट आइटम्स हैं उनको स्टाइल करो। अब ये स्टाइल हमारे पास जो है वो यानी से आ गया थोड़ा सा ना, यानी डॉट स्टाइल। अब इसको ना एग्जैक्टली किस तरह सेलेक्ट करना, या तो आप इस तरह से कर सकते हैं डॉट लिस्ट आइटम। इस तरह से नहीं करना तो आप करेंगे एल आई। जितनी भी एल आईज हैं वो एल आईज जिनकी क्लास होगी लिस्ट आइटम्स, उनके अंदर जो ए टैग है उनका कलर कर दो रेड ब्लैक।
तो आई थिंक हमने ना इसको सेव नहीं किया, ये इसको हमने किया सेव, और ये देखें अब इसको हमने किया सेव, तो ये हमारे पास परफेक्टली काम कर रहा है। सेव आपने लाजमी करना, अगर मैं यहाँ से LI हटा भी दूं तब भी ये हमारे पास सही काम करेगा, ये अब हमारे पास सही काम कर रहा है। तो अब इसमें अब हम वेरिएशन किस तरह से लेकर आएंगे, मैं अब यहाँ पे एक और लिस्ट बना देता हूँ, ये ऊपर बना देता हूँ Ctrl+Shift+D। अब ये जो लिस्ट आइटम है इसे मैं दे देता हूँ लिस्ट आइटम 1। अब मैं कहता हूँ कि बाकी जितनी भी हैं उनका कलर जो है वो हो हमारे पास ब्लैक हो, लेकिन जो फर्स्ट वाली है इसका कलर हो हमारे पास कोई और दे देते हैं। तो उसके लिए मैं इसी को सिंपली डुप्लीकेट कर लूंगा। अब ये तो हमारा हो गया ना जितने भी UL हैं, और वो LI जिनकी लिस्ट जिनकी जो क्लास है वो है लिस्ट आइटम्स, उनके अंदर जो A टैग्स है उनको तो कलर दे दो ये वाला, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो लिस्ट आइटम 1 है ये वाली क्लास, लिस्ट आइटम 1 ये वाली क्लास, इसके अंदर जो A टैग है उसे कलर दे दो, कौन सा दें, कोई भी हम बना देते हैं, ये उसे मैं कह देता हूं कि ये कलर दो, ये लाइट सा जो हमारे पास रेड है। तो किस तरह से हमारे पास शो होगा ये देखें। अब ये जो है हमारे पास इसका कलर जो और हो गया, और बाकी का जो कलर है वो और है। तो अब आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी किस तरह से हमने चीज़ों को सिलेक्ट करना है। अब बेसिक ये सिलेक्शन है, और यकीन जाने यही ज़्यादा यूज़ होती है। अब जितना चीज़ को खींचते जाए वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी, लेकिन यही नॉर्मल यूज़ होते हैं सिंपल वेबसाइट्स के लिए। अब जो एडवांस सिलेक्टर्स हैं उनके लिए मैं अलग रिकॉर्डिंग करूँगा, आज शायद कर दूँ, और कोशिश मेरी यही होगी कि आज ही कर दूँ। आज करके तो वो मैं अपलोड करूंगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो अभी तक जिनको कोई कंफ्यूजन है, किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है। हमारे पास लास्ट 4 मिनट रह गए हैं। इस टॉपिक के हवाले से हो, टॉपिक से हट के ना हो, क्योंकि हमारे पास 4 मिनट रहते हैं तो उसमें हमने कवर अप करना है। हाँ इमरान भाई समझ आ गई है? जी सर। फरहाद भाई? जी सर, गो अहेड सर। अच्छा, और यहाँ या सवाल करें आप। भैया जी ये पैडिंग और मार्जिन में क्या फर्क होता है? उसे अभी छोड़ दो, वो हमारा जब बॉक्स साइजिंग का जो हमारा लेक्चर होगा ना उसमें आपको समझाऊंगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। वो एक डिटेल, आप अगर आपको अभी सीखना है तो ये चैनल पे चले जाओ, चैनल पे बॉक्स साइजिंग की जो वीडियोस हैं उसमें आपको पता चल जाएगा। अभी सिर्फ टॉपिक के हवाले से पूछे, वो हमारे CSS के एडवांस टॉपिक है बॉक्स साइजिंग, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा उसका। अच्छा, ज़ारा पूछ रही है सर सबलाइम की फाइल नोटपैड की जैसी ही SVE हो सेव होगी? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से नोटपैड को हमने करते हैं ना Ctrl+S, उसी तरह से होगी। मैं आपको सेव करके दिखा देता हूँ, लेकिन इसमें ये है कि हम टेक्स्ट ना भी डालें ना तो सेव हो जाएगी। Ctrl+N न्यू फाइल हमने बनाई, Ctrl+N और इसे Ctrl+S कर दिया। अब हमने जहाँ पे इसे सेव करना हमारी स्टाइल और CSS है, और यहाँ पे मैं इसे एक और CSS की फाइल बना देता हूँ, उसे मैं नाम दे देता हूँ मेन। चलिए ज़ारा पूछ रही है तो मैं कह रहा हूँ Zara.css। तो ये हमारे पास एक CSS की, ये हमारे पास साथ में ये फाइल बन गई है, हमारे पास style.css और दूसरी हमारे पास है Zara.css। उसी तरह से फाइल बनेगी। अब HTML की बनानी है तो वो सेम इस तरह से .html हो जाएगी। हाँ चलो ठीक है। अनिश क्यों ये सॉफ्टवेयर पर कोड कर रहे हैं? क्योंकि अनिश अब HTML का कोड लिखना तो हम कहाँ पे लिखें? अब HTML की कोडिंग करनी है ना तो हमने कहीं ना कहीं पे कोड तो लिखना है ना, तो उसके लिए हम सॉफ्टवेयर। सर दोनों CSS की बनेंगी क्या? दोनों CSS की फाइलें बनेंगी? किसकी? नहीं, ये हमारी HTML जैसे हम पहले HTML की बनाते थे और एक CSS की बनाते थे। ये भी पहले HTML की हमारी बनी हुई है, ये देखो तो सही। अच्छा, ये देखो हमने जितना भी HTML का कोड लिखा वो हमारा HTML की फाइल में है, ये देखो। ठीक है, ये ऊपर दिख रहा है ना जहाँ पे मेरा माउस है। वो ज़ारा पूछ रही थी कि नहीं फाइल किस तरह से बनानी है, वो मैंने उसको समझाया है कि जो भी फाइल बनानी है इस तरह से आपने बनाना है। HTML की फाइल जितना भी आपका कोड होगा HTML का वो HTML की फाइल में होगा। अगर आप HTML की फाइल नहीं बनाएंगे तो सिर्फ CSS की फाइल के जरिए आप कोई भी आउटपुट नहीं ले सकते। अच्छा हमारे पास ना रह गया 1.5 मिनट रह गया, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो बता दे। अच्छा सर, ये जो मेटा टैग कैर सेट लिखा हुआ ये क्या चीज है? UTF-8 फैसल अभी इसे छोड़ दो, मैं आपको ना जब मेटा टैग का बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा। ये एक लंबी चीजें हैं,
ये यूटीएफ ये मेटा टैग है, इन पे अलग जो है ना वीडियो बनेगी, तो वो ठीक ठाक जिस तरह से हमारी ये लेंथ वीडियो वो भी लेंथ वीडियो होगी, तो उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है सर। अनीश ओके ठीक है। अच्छा और किसी का कोई सवाल नहीं, हमारे पास लास्ट मिनट है और हमारी हो सकता है मीटिंग जो है ना वो लीड भी हो जाए। अगर मीटिंग हमारी चली गई तो उसके लिए सॉरी, अगर उन्होंने 5-10 मिनट और दे दिए तो आप देख लेते हैं। 1 मिनट देख लो, अगर मीटिंग हमारी ऑटोमेटिकली खत्म हो गई तो उसके लिए एडवांस में सबको अल्लाह हाफिज। अगर मीटिंग हमारी उन्होंने 10-15 मिनट दे दिए तो फिर हम आगे चला लेंगे। याद करें मेटा HTML5 में न्यू चेंज है। मैं आपको ये बताऊंगा मेटा का, मैं आपको इतना एक्सप्लेन करूंगा कि आप कहेंगे सर जी कि मेटा तो इतना ये मेटा ना अमूमन वेब डिजाइनिंग में यूज ही नहीं होता, सीधी सी बात है। मेटा को आपने कभी भी डिजाइन नहीं करना। मेटा जो है ज्यादा इन एसईओ वगैरह, और ये जो हमारे पास जो सेकंड मेटा लगा हुआ है ये जब हमने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है उसके लिए है। अगर ये टैग नहीं लगाएंगे मेटा का तो हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं बना सकेंगे।